फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है और कौन ये अवार्ड को देता है, और इस साल ये अवार्ड किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान में रखना है। तो अगर मैं ये बात करूँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, तो ये अवार्ड एक्चुअली नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाता है। और अभी 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, वो हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन करती है। और उसी सेरेमनी के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और इस साल, अभी ये इस साल का नहीं है, एक्चुअली 2022 का, 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया फ्रेंड्स? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। ध्यान में रखना है। ओके। और नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दादा साहेब फाल्के कौन है उनके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद रिसेंट न्यूज़ में फिर से आता है, राइट ना। चलो, ओके। अगर मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूं, तो ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया जाता है। और अगर मैं इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। इट इज गिवन इन द टू कैटेगरीज, फीचर फिल्म एंड नॉन फीचर फिल्म। फीचर फिल्म के लिए और नॉन फीचर फिल्म के लिए, ये दोनों कैटेगरी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाता है, बराबर ना। और जो अगर मैं फर्स्ट विनर्स की बात करूँ तो नरगिस वॉज द फर्स्ट एक्टर टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द रात और दिन। और उत्तम कुमार वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द एंटोनी फिरंगी एंड चिड़िया खाना। ओके, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट विनर्स की बात करूँ कि ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उनकी शुरुआत हुई 1954 के अंदर, और वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पहली बार किसको मिला था? नरगिस को। और बेस्ट एक्टर अवार्ड पहली बार किसको मिला था? उत्तम कुमार को मिला था। ध्यान में रखना है। और ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसमें किसको कौन सा अवार्ड मिलेगा, इसके लिए ये कौन डिसाइड करता है? तो जूरी डिसाइड करती है, बराबर ना। और ये जो जूरीज है, द जूरीज फॉर द नेशनल फिल्म अवार्ड्स अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो ये जो जूरीज है जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स देती है, बराबर, वो जूरीज को कौन सिलेक्ट करता है? तो डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स इन इंडिया, ये संस्था सिलेक्ट करती है। द मेंबर्स आर पर्सन विच इज डिस्टिंग्विश इन द फिल्म फील्ड ऑफ सिनेमा, अदर अलाइड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ऐसे मेंबर्स को जूरीज के पोस्ट पे डेजिग्नेट किया जाता है कि जो सिनेमा की फील्ड के अंदर माहिर है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की फील्ड के अंदर माहिर है, बराबर ना। ओके। और ये जो डायरेक्टरेट है, ये जो संस्था जो जूरीज को अपॉइंट करती है, ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बनाई गई है। और ये नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स को आयोजित करती है, बराबर ना। ओके, राइट। तो सिंपल न्यूज़ है। अगर मैं फिर से एक बार रिवाइजमेंट करूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी 2022 का किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। ओके। ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो कौन से अवार्ड का पार्ट है? नेशनल फिल्म अवार्ड्स का पार्ट है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन देता है? तो डायरेक्टरेट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स इन इंडिया देती है। और ये संस्था किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में। ध्यान में रखना है। ओके। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करूँ, सबसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत हुई 1954 के अंदर। और सबसे पहले बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर नरगिस को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उत्तम कुमार को, बराबर। ओके। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके। अगर मैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करूं तो नेशनल फिल्म अवार्ड इज अ facilitation ceremony which is held every year to honor the some of the best movies and associated artists and technicians। तो जो मूवीज एसोसिएटेड आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को ऑनर करने के लिए ये हर साल इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड इज टू ऑनर द फिल्म्स मेड अक्रॉस द इंडिया ऑन अ नेशनल स्केल टू इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो जो कोई भी फिल्म जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इस अवार्ड का आयोजन हर साल किया जाता है, बराबर ना। ओके।
और अगर मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो इंडियन डायरेक्टर ऑफ द फिल्म फेस्टिवल इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है 1973 से। ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में काम करती है, बराबर ना? ओके। कौन सी फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल सकता है? तो अगर मैं उसके एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो वो जो फिल्म है वो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए, बराबर ना? वो फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, बराबर ना? ओके। और द फीचर फिल्म जूरी विल बी डिसाइड विद फिल्म इज कंसिडर्ड अ फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म, बराबर ना? ओके। तो वो फिल्म फीचर फिल्म के कैटेगरी में होनी चाहिए या तो फिर नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? जूरी डिसाइड करेगी, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। तो ये अगर एलिजिबिलिटी होगी तो वही फिल्म के डायरेक्ट वही फिल्म के कलाकारों को ये अवार्ड मिल सकता है। ओके, राइट। ओके। और जैसे 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला, उसी तरीके से दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2021 का था, जो लास्ट ईयर का था, वो वहीदा रहमान, ये जो एक्ट्रेस है उनको मिला था, ध्यान में रखना है। तो वहीदा रहमान को ये अवार्ड मिला था लास्ट ईयर का 2021 का, बराबर ना? और 2022 का किसको मिला? मिथुन चक्रवर्ती जी का, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। अगर मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूं फ्रेंड्स, तो अभी देखो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या बात किया कि व्हाट इज नेशनल फिल्म अवार्ड्स, राइट ना? ओके। अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ही पार्ट है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो अभी उनके बारे में बात करते हैं, ये अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो प्रीवियस रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड्स वेर मिसिस आशा पारेख, 2020 का आशा पारेख जी को मिला था, 2021 का वहीदा रहमान को, 2022 का मिथुन चक्रवर्ती जी को, रजनीकांत जी को 2019 को मिला था, और अमिताभ बच्चन को 2018 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। और अगर मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूँ तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड, जैसे हमने बात की। और द अवार्ड इज नेम आफ्टर द धुंडीराज गोविंद फाल्के, the pioneering filmmaker who gave the India's first film Raja Harishchandra in 1930। दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन से पर्सनालिटी के नाम से दिया जाता है? तो धुंडीराज गोविंद फाल्के, ये वो पर्सन है जिन्होंने इंडिया की पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 के अंदर, तो उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट ऑनर इन द फिल्म इंडियन फिल्म फैटर्निटी। इट इज अवार्डेड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट अवार्ड ये माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। द अवार्ड वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1969। देखो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1954 से शुरू हो चुके थे, लेकिन उसी के अंडर में दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 के अंदर में की गई। 10 लाख का प्राइज मनी, एक सर्टिफिकेट, एक सिल्क रोल और एक शॉल दी जाती है इस अवार्ड के अंदर। और ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसको ये अवार्ड मिला है, बराबर ना? ओके। ये अवार्ड का आयोजन कौन करता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वो उसका आयोजन करती है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस देविका रानी रोरिच। 1969 के अंदर जो पहली रेसिपिएंट थी जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, देविका रानी की, ध्यान में रखना है। पहले रेसिपिएंट बेस्ट एक्ट्रेस जिनको दादा साहेब फाल्के ने नेशनल अवार्ड्स मिला, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जो पहले पर्सनालिटी थी वो कौन थी? नरगिस थी। बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर थे उत्तम कुमार। लेकिन दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अगर बात की जाए तो फर्स्ट रेसिपिएंट थी देविका रानी, ध्यान में रखना, बराबर ना? ओके। ओके। और अगर मैं दादा साहेब फाल्के जी की बात करूँ, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, राइट ना? ओके। और उनकी जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र वॉज इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म। उन्होंने 95 मूवीज और 26 शॉर्ट फिल्म बने उनके 19 ईयर्स के कैरियर के अंदर। और अगर मैं देविका रानी जी की बात करूँ जिनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, बराबर ना? और वो उनको बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, बराबर ना? फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा किसको बोला जाता है? देविका रानी को बोला जाता है, राइट ना? और उन्होंने बहुत सारी आउटस्टैंडिंग फिल्म दी है और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 1969 के अंदर। और उनकी मृत्यु हुई 1994 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। अगर हम इस न्यूज़ को रिवाइज करें फ्रेंड, कि 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो अभी रिसेंटली दिया गया है, वो किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। 2021 का वहीदा रहमान, 2020 का आशा पारिक जी, ध्यान में रखना है। 2019 का रजनीकांत जी, 2018 का अमिताभ बच्चन जी, ध्यान में रखना है। ओके। उसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड्स का एक पार्ट है। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? और दादा साहेब फाल्के के बारे में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में, नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में सब चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस किया, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि इसरो प्लान कर रहा है टू लॉन्च 112 दिन का एक मिशन टू द प्लेनेट वीनस इन मार्च 2028। तो मार्च 2028 के अंदर इसरो ने शेड्यूल किया है 112 दिन का एक मिशन। कौन से ग्रह पे? वीनस पे। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 29 मार्च 2028 को उसने एक मिशन को शेड्यूल किया है, जो मिशन होगा 112 दिन का। और इस मिशन का नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन। वीनस ऑर्बिटल मिशन इस मिशन का नाम है। इस मिशन के पीछे इसरो ने 1236 करोड़ का अलोकेशन किया है। कितना खर्चा होगा? 1236 करोड़ का, बराबर ना। और वीनस ऑर्बिटल मिशन है, नाम से ही पता चलता है कि जो हमारा वीनस ग्रह है उसके आसपास की जो ऑर्बिट है वहां पे ये मिशन के अंडर में सैटेलाइट को रखा जाएगा और वो वहां से ऑब्जर्व करेगा इस वीनस ग्रह को। ध्यान में रखना है 1236 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 29 मार्च 2028 को शेड्यूल किया गया है, 112 दिन का मिशन है। अभी ये मिशन को समझने से पहले हम बात करेंगे वीनस ग्रह के बारे में। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा सौर मंडल है और ये सन है और उसके आसपास घूमते जो ये ग्रह है, टोटल 9 ग्रह है। और उसमें सूर्य के सबसे नजदीक है मर्क्यूरी, उसके बाद है वीनस और उसके बाद है अर्थ। माना जाता है कि अर्थ का सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो कौन है? वीनस है फ्रेंड, बराबर ना। ओके ओके। तो सूर्यमंडल में दूसरे नंबर का ग्रह, सूर्य से अगर मैं डिस्टेंस से कंपैरिजन की बात करूं तो सूर्यमंडल में दूसरे नंबर का ग्रह जो सूर्य से सबसे दूर है वो है वीनस, बराबर ना। सूर्य से सबसे नजदीक है, सॉरी, बराबर ना। ओके राइट। और अर्थ से सबसे नजदीक है, सूर्य से भी सबसे नजदीक है। ओके 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 ओके। तो अगर मैं वीनस की बात करूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि वीनस वो सूर्यमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का सबसे नजदीक वाला ग्रह है। और अर्थ से सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? वीनस है, ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं इस वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात करूं तो इट इज इंडियाज फर्स्ट प्लान मिशन टू द वीनस। तो वीनस ग्रह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी एक्चुअली जैसे हमने मून के ऊपर कैसे लैंडर और रोवर भेजा चंद्रयान के थ्रू, बराबर ना, उस तरीके से यहाँ पे लैंडर और रोवर तो नहीं लैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारा वीनस के आसपास की जो ऑर्बिट्स है वहां पे हम सैटेलाइट भेजने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके। तो इसके लिए ये इंडिया का पहला मिशन है वीनस ग्रह को इन्वेस्टिगेट करने का। और इसके लिए उसका नाम रखा गया है शुक्रयान 1, क्योंकि हम वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो इसके लिए इस मिशन का नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन। के ऊपर जो इन्वेस्टिगेट करेगा, जो यान इन्वेस्टिगेट करेगा, उसका नाम रखा गया है शुक्रयान 1, ध्यान में रखना है। ओके। और द मिशन विल बी प्लेस एन ऑर्बिटर अराउंड द वीनस टू गैदर द डेटा ऑन इट्स क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक composition एंड पोटेंशियल volcanic और सिस्मिक एक्टिविटी। तो क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, पोटेंशियल वॉल्केनिक और सिस्मिक एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वीनस के ऑर्बिट के अराउंड एक प्रोजेक्ट भेजा जा रहा है। कौन सी यान के माध्यम से? शुक्रयान 1 के माध्यम से, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके राइट। ओके। और व्हाई इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द वीनस? वीनस को हम क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? बिकॉज वीनस इज ऑफन कॉल्ड एज अ अर्थ ट्विन due to its similar mass, density, and size, making an important subject for the studying Earth evolution. तो जैसे मैंने बात की कि अर्थ और वीनस एक दूसरे से बहुत ही करीब है, बहुत नज़दीक है। और वीनस को अर्थ का टीन ट्विन भी माना जाता है बिकॉज उसका मास, डेंसिटी, साइज और ये सब प्रॉपर्टीज है ना वो अर्थ से सिमिलर है। इसके लिए अर्थ के इवोल्यूशन को अगर समझना है तो वीनस को आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए इंडिया ने इसको प्रायोरिटी दी है, राइट। और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वीनस वन से द वाटर बट इज नाउ ड्राई एंड डस्टी। वीनस के अंदर कुछ समय पहले बहुत सारा वाटर हुआ करता था, लेकिन अभी वो कम्प्लीटली ड्राई और डस्टी ग्रह बन चुका है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 462 डिग्री सेल्सियस है, राइट। क्योंकि वो सूर्य से बहुत नज़दीक है। क्लियरली पता चलता है कि अगर वो सूर्य से बहुत नज़दीक है तो उसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसकी वजह से सारा वाटर है ना वो इवोपरेट हो चुका है, बराबर ना। ओके। और वो एकदम ड्राई प्लेनेट बन चुका है, सिंपल। ओके। और वैसे तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह की अगर बात करें तो मर्क्यूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है वीनस का, बराबर ना। ओके। और ये वीनस ग्रह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए
बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ने भी अपने अपने मिशंस को लॉन्च किया है। और अगर मैं आगे आने वाले मिशंस की बात करूँ तो नासा ने 2029 के अंदर डेविंसी नाम का मिशन एक प्लान किया है। और वर्टियास 2031 के अंदर वो लॉन्च करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इनविजन मिशन को प्लान किया गया है 2030 के अंदर। रशिया के द्वारा वेनेरा डी मिशन को प्लान किया गया है जो अंडर डेवलपमेंट फेज के अंदर है। ओके। तो ये सब जो मिशन है इंडिया ने भी 2028 में प्लान किया है, नासा ने 2029 में, 2031 में प्लान किया है, यूरोपियन एजेंसी के द्वारा 2030 के अंदर प्लान किया गया है, रशिया के द्वारा अंडर डेवलपमेंट फेज में ये प्रोजेक्ट है। तो क्या ये सब पहले प्रोजेक्ट है जो वीनस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हैं? नहीं। ये जो रेस लगी है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, ये रेस तो दूसरी बार लगी है। पहले भी ये रेस लग चुकी है फ्रेंड्स, बराबर ना। प्रीवियस मिशंस की अगर बात करो तो यूएस के द्वारा 1962 से लेके 1974 के बीच में बहुत सारी सीरीज भेजी गई थी वीनस के अंदर, वीनस के ऑर्बिट के ऊपर। रशिया के द्वारा 1967 से 1983 के बीच में भी बहुत सारी सीरीज भेजी गई थी, बराबर। जापान ने 2015 के अंदर अभी रिसेंटली भेजा आकात्सुकी। और यूरोप के द्वारा वीनस एक्सप्रेस 2005 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो पहले भी बहुत सारे मिशन हो चुके हैं वीनस ग्रह के ऊपर, लेकिन अभी ये सब दोबारा भेज रहे हैं अपने अपने मिशन को। क्यों ऐसा क्यों हुआ? वाई? तो अगर मैं बात करूं, बिकॉज 2020 के अंदर वीनस के ऊपर एक फोस्फिन गैस का डिस्कवरी हुआ। ये फोस्फिन गैस के ऊपर रिसर्च करने के लिए अलग अलग देश वीनस के पीछे पड़े हैं कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये फोस्फिन गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है साइंस पर्सपेक्टिव से। तो इस फोस्फिन गैस का डिस्कवरी हुआ 2020 के अंदर वीनस ग्रह के ऊपर। और उसकी वजह से अभी हर एक कंट्री वीनस के ऊपर अपना मिशन लॉन्च कर रही है, बराबर ध्यान में रखना है। ओके। और अगर मैं वीनस की बात करूं जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो इट इज नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ द लव एंड ब्यूटी। तो वीनस का जो नाम है वो रोमन गॉडेस ऑफ द लव एंड ब्यूटी के नाम से रखा गया है। और इट इज सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अगर मैं डिस्टेंस के कंपैरिजन बात करूं तो सन से वो सेकंड नंबर का प्लेनेट है, फर्स्ट नंबर का मर्क्यूरी है। और सिक्स्थ इन द सोलर सिस्टम इन द साइज एंड मास। साइज और मास के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो 6 नंबर पे आ रहा है। इट इज द सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून। अगर मैं नाइट स्काई के बारे में रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मून के बाद वो सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है स्काई के अंदर। और बाकी सब जो ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस और ये जो यूरेनस है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सिस के ऊपर। बाकी सब ग्रह, इसमें हमारी पृथ्वी भी आ गई, वो अपनी एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन वीनस और यूरेनस अपनी एक्सिस के ऊपर क्लॉकवाइज घूमते हैं, ध्यान में रखना है ऐसे, राइट। तो मर्क्यूरी एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता है। मतलब हर एक जो प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन मर्क्यूरी और यूरेनस और वीनस वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ध्यान में रखना है अपनी एक्सिस के ऊपर, राइट। और अगर मैं एक दिन की बात करूँ वीनस के ऊपर, तो वीनस के ऊपर एक दिन है ना वो हमारे एक साल से भी बड़ा होता है, राइट ना। और वीनस को अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 243 अर्थ डेज लगते हैं, बराबर ना। और उसको सन के आसपास एक चक्कर लगाने में मात्र 224.7 अर्थ डेज लगते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसको सन के आसपास चक्कर लगाने से ज्यादा समय अपने एक्सिस के ऊपर एक चक्कर लगाने में समय लगता है, राइट ना। तो ध्यान में रखना है। तो एक साल से भी ज्यादा एक दिन बड़ा होता है एक दिन वीनस के अंदर, बराबर ना। ओके। और उसको अपने एक्सिस पे एक दिन कंप्लीट करने में, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में 243 अर्थ डेज लगते हैं। और सन के आसपास एक चक्कर कंप्लीट करने में 224.7 अर्थ डेज लगते हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसरो प्लान कर रहा है वीनस के ऊपर एक मिशन, वीनस ऑर्बिटल मिशन 2028 के अंदर 29 मार्च 2028 को ये लॉन्च किया जाएगा। 112 दिन का मिशन जो वीनस के ऑर्बिट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। कौन से रॉकेट के माध्यम से वो तो बात करनी रह गई। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये रॉकेट को सिलेक्ट किया गया है। ये रॉकेट के माध्यम से वीनस के ऑर्बिट के ऊपर ये प्रोजेक्ट रखा जाने वाला है। टोटल 19 पेलोड्स इस रॉकेट के अंदर रखे जाएंगे। और उसमें से 16 तो इंडियन पेलोड्स हो गए और बाकी दो इंडियन और इंटरनेशनल कोलाबोरेशन से बनाए हुए पेलोड्स हो गए उसके अंदर, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वीनस के ऊपर, वीनस के एटमोसफियर का, वीनस के क्लाइमेट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ध्यान में रखना है। ओके। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये रॉकेट के माध्यम से शुक्रयान 1 लॉन्च करेंगे हम 2028 के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट।
और वीनस के बारे में हमने पढ़ा, वीनस ऑर्बिटल मिशन के बारे में पढ़ा, वीनस के ऊपर क्यों सब फोकस कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ा, और आने वाले मिशंस कौन कौन से और प्रीवियस मिशंस कौन कौन से हो चुके हैं वीनस के ऊपर उसके बारे में हमने पढ़ा। आई थिंक ये पूरी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। उसके बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसके लिए हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ को फ्रेंड्स कि 2015 में इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 300 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो 2024 के अंदर मतलब 9 साल के अंदर 700 बिलियन डॉलर का लैंडमार्क को क्रॉस कर चुका है। राइट, तो ये फॉरेक्स रिजर्व क्या है, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में पढ़े। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, फॉरेक्स रिजर्व कोई भी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसके अंदर चार चीजों को मेजर किया जाता है। फॉरेन करेंसी, एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितनी फॉरेन करेंसी है वो फॉरेक्स रिजर्व में आता है। एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितना गोल्ड है वो फॉरेक्स रिजर्व में आता है। एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितना स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, मतलब एसडीआर, बराबर, वो फॉरेक्स रिजर्व में आता है। और एक पर्टिकुलर कंट्री की पोजीशन आईएमएफ के अंदर क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर क्या है, वो भी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर काउंट किया जाता है। टोटल ये चार चीजों को वेट करके एक पर्टिकुलर कंट्री का टोटल रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व को मेजर किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है फॉरेन करेंसी एसेट का। अभी देखो फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं एज अ कस्टमर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाऊं तो बैंक मेरा क्या देखेगा, मेरा क्रेडिट स्कोर देखेगा। वो बैंक को कैसे पता चलेगा ये क्रेडिट स्कोर, मतलब मेरे पास कितने एसेट्स हैं, मैंने जो पास्ट में जो लोन ली है उसका मैंने कैसे भरपाई की है, बराबर ना। तो वो सब देखती है बैंक। अगर मेरी इनकम सफिशिएंट है तभी मुझे कुछ मात्रा में वो लोन दे सकती है, अगर मेरी इनकम ही नहीं है तो मुझे लोन क्यों देगा, राइट ना। तो उसी तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल संस्था लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर कोई कंट्री को लोन देता है तो वो क्या देखता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पास फॉरेन करेंसी कितनी है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, वो देखता है, बराबर ना। तो इंडिया के पास टोटल ये चारों को मिला के 705 बिलियन डॉलर, अभी 704 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व अभी हो चुका है। पहली बार इंडिया ने 700 बिलियन डॉलर का लैंडमार्क क्रॉस किया है। और उसमें से फॉरेन करेंसी एसेट इसका वेटेज कितना है तो 616 बिलियन डॉलर है, जो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स कि हमारे पास अलग अलग देशों की करेंसी हमारे पास कितनी है टोटल मिला के 616 बिलियन डॉलर है। तो ये सब देखते ही हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ हमको पता चलती है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। 2003 के अंदर हमने पहली बार 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया था फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। 2007 में हमने 200 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया, 2008 में हमने 300 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया, 2017 में 8 से लेके 17 तक 9 साल का समय लग चुका था 300 बिलियन डॉलर से 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने में। बिकॉज आपको पता होगा 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वर्ल्ड लेवल पे, इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पान बढ़ गया। 2020 के अंदर 500 बिलियन डॉलर का हमने लैंडमार्क क्रॉस किया, 21 में 600 बिलियन डॉलर का, और अभी 24 के अंदर 700 बिलियन डॉलर का हमने फॉरेक्स रिजर्व को क्रॉस कर दिया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और इंडिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर। आप देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है, चाइना के पास है 3.3 ट्रिलियन डॉलर, जापान के पास सेकंड नंबर पे 1.1 ट्रिलियन डॉलर, स्विट्जरलैंड के पास थर्ड नंबर पे 802 बिलियन डॉलर, और इंडिया फोर्थ नंबर पे है 704 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व के साथ। आप बोलोगे सर यूएस नहीं दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स कि फॉरेक्स रिजर्व किसको माना जाता है, तो ये चार चीज अपने पास होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसटीआर और आईएमएफ के अंदर अपनी पोजीशन। अभी देखो, अगर मैं फॉरेन करेंसी की बात करूँ तो दुनिया में सबसे मजबूत फॉरेन करेंसी कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, डॉलर। और ये डॉलर ये किसका है, यूएस का है। तो अगर यूएस के फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो बाकी सब कंट्रीज के फॉरेक्स रिजर्व क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि उनके पास डॉलर से फॉरेन करेंसी के अंदर, लेकिन ये डॉलर तो यूएस का ही है। तो यूएस का जो फॉरेन करेंसी एसेट है ना वो उसकी मात्रा कम हो जाती है, बिकॉज ये डॉलर उसकी फॉरेन करेंसी में नहीं आता, उसको वो तो उसकी डोमेस्टिक करेंसी है।
इस रीजन की वजह से यूएस ये टॉप कंट्रीज में नहीं आती फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो सिंपल न्यूज़ थी, इंडिया ने पहली बार $700 बिलियन का ये लैंडमार्क क्रॉस किया है फॉरेक्स रिजर्व का। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है तो ध्यान में रखना है, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, एसडीआर और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, और फोर्थ कंट्री बना है इंडिया, जिसने $700 बिलियन का ये लैंडमार्क क्रॉस किया है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है चाइना के पास, $3.3 ट्रिलियन का, ध्यान में रखना है। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 6 डिकेड ओल्ड कैनाल सिस्टम ऑफ हीराकुंड डैम टू गेट द फेस लिफ्ट, उसको रिनोवेट किया जा रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं इस न्यूज़ के अंदर। एक तो हीराकुंड डैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस डैम को समझने के बाद हम रिसेंट न्यूज़ पे आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं हीराकुंड डैम के बारे में। ओके, तो मैं हीराकुड डैम की बात करूं तो हीराकुड डैम इज सिचुएटेड अराउंड द 15 किलोमीटर फ्रॉम द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा अक्रॉस द महानदी रिवर। तो हीराकुड डैम कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर है। कहाँ पे है? तो ओडिशा के अंदर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 15 किलोमीटर दूर इस डैम को बनाया गया है। इस डैम की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्थन डैम। तो ये जो डैम है ना वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। इट स्पान्स 26 किलोमीटर, उसका जो स्पान एरिया है 26 किलोमीटर का है, और मेकिंग इज अ लॉन्गेस्ट अर्थन डैम ग्लोबली। और द डैम क्रिएट्स एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑल्सो नोन एज द हीराकुड लेक। तो ये डैम के माध्यम से एक लेक का भी क्रिएशन होता है, और ये दुनिया एशिया का लार्जेस्ट मैन मेड लेक है जो नेचुरल नहीं है, और इसका नाम रखा गया है हीराकुड लेक, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो एग्जैक्टली अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये फ्रेंड्स हमारा इंडिया का मैप है, और ये इंडिया का मैप के अंदर अगर मैं ओडिशा की बात करूँ तो ये ओडिशा है। और इस ओडिशा को अगर हम जूम करें तो वो ऐसा दिखता है फ्रेंड्स, बराबर ना। और ओडिशा के अंदर ये जो हमारा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे ये हीराकुद डैम बनाया गया है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और ये जो डैम है, देखो ये महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, और ये महानदी है, ये महानदी है पूरी ब्लू कलर की। और वहाँ पे ये जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर ये हीराकुद डैम को बनाया गया है, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं इस डैम के बारे में बात करूँ तो ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, बराबर ना। 26 किलोमीटर का उसका स्पान है। तो आप देख सकते हो ऐसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। ओके, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इस डैम का 1948 के अंदर, उसको कंप्लीट हुआ 1953 के अंदर, और इसको ओपन किया गया उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा 1957 के अंदर इसको ओपन किया गया। ओके, और इस डैम को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द महानदी रिवर्स फ्लो एंड मिटिगेट द फ्लडिंग। तो महानदी के अंदर जो फ्लडिंग आती थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, और उस नदी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए इस डैम को बनाया गया था, ध्यान में रखना है। और इस डैम के माध्यम से 4,36,000 हेक्टर्स जमीन के ऊपर इरिगेशन प्रोवाइड होता है, बराबर। महानदी डेल्टा के ऊपर 4,36,000 हेक्टर की जमीन के ऊपर इरिगेशन के लिए पानी मिलता है इस डैम के माध्यम से। और टोटल 360 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, इतनी इसकी कैपेसिटी है इस डैम की, बराबर ना। ओके, और इस डैम को रहने के बाद जो कटक और पुरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आते थे उसमें बहुत सारा मिटिगेशन देखने को मिला, बराबर ना। तो इस डैम की ये सिग्निफिकेंस है। ओके, और ओके, और अगर मैं जिस नदी के ऊपर इस डैम को बनाया गया है उस महानदी रिवर की बात करूँ तो महानदी रिवर इज अ मेजर रिवर इन द ईस्ट सेंट्रल इंडिया। आपको पता है कि ओडिशा हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड पे है, तो ईस्ट सेंट्रल इंडिया की ये मेजर रिवर है महानदी रिवर। Mahanadi is also known for the Hirakud Dam, which was the first major multi-purpose river railway project after India's independence in 1947. इंडिया की इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 के बाद अगर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करूँ तो पहला मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था? हीराकुड डैम था, जो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया? महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया। और ये जो महानदी रिवर है वो मात्र उड़ीसा में से नहीं पसार होती, वो छत्तीसगढ़ में से ओरिजिनेट होती है, और ओडिशा में से पास होते हुए वो कहाँ पे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं उसके लोकेशन की बात करूँ तो देखो फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ है और उसके बाजू में ओडिशा है। तो छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर का ओरिजिनेशन होता है, और वहां से फिर ओडिशा से होते हुए और फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर अ, खाली हो जाती है, सिंपल, बराबर ना। ओके,
बात की महानदी रिवर के बारे में और हीराकुद डैम के बारे में। अभी हम रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी अलोकेट किया है 855 करोड़ फॉर द रिनोवेशन ऑफ द 6 डिकेड ओल्ड कैनाल सिस्टम विच इज कनेक्टेड टू द हीराकुद डैम। तो हीराकुद डैम के साथ जो 60 साल पुरानी जो कैनाल सिस्टम है उसको रिनोवेट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने 855 करोड़ रुपया अलोकेट किया है। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। द रिनोवेशन इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बेनिफिट द फार्मर्स इन द डिस्ट्रिक्ट लाइक संबलपुर, सुबरनपुर, बारगढ़ और बालंगीर बाय इंप्रूविंग द इरिगेशन एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द वाटर वेस्टेज। तो ये जो कैनाल सिस्टम के अंदर रिनोवेशन होगा तो उसके माध्यम से फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और ओडिशा के फार्मर्स को 855 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इस कैनाल सिस्टम को रिनोवेट करने के लिए। सिंपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज हीराकुड डैम, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी नदी पे है, वो आपको ज़्यादा जानना जरूरी है फ्रेंड्स। बराबर, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, ध्यान में रखना है। ओके, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया है द हिंदू के अंदर। उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि इसरो मात्र गगनयान के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो चुपचाप समुद्रयान मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो गगनयान मिशन के अंदर इसरो स्पेस के अंदर ह्यूमन को भेजने वाला है, राइट ना। और कुछ समय तक वो अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर वो वापस आएंगे। वैसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ऑलरेडी स्पेस के अंदर जा चुके हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्री के माध्यम से गए हैं, नासा के माध्यम से गए हैं अभी तक। लेकिन अभी रिसेंटली इसरो इसरो खुद, मतलब हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी खुद ह्यूमंस को अंतरिक्ष के अंदर भेजेगी रिसर्च करने के लिए और कुछ समय के बाद उनको वापस लाएगी। कौन से मिशन के अंडर में? गगनयान मिशन के अंडर में। ओके, तो ये इसरो का ऑलरेडी एक मिशन चल रहा है। ओके, और आर्टिकल क्या है कि इसरो मात्र गगनयान मिशन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो समुद्रयान मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो समुद्रयान मिशन क्या है सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम रिसेंट आर्टिकल के ऊपर आएंगे, राइट ना। ओके, ओके। अभी समुद्रयान मिशन के अंडर में एक सबमर्सिबल व्हीकल बनाया जा रहा है जिसका नाम है मत्स्य 6000। ये सबमर्सिबल व्हीकल ऐसा दिख रहा है, देखो फ्रेंड्स, मत्स्य 6000। ये जो सबमर्सिबल व्हीकल है वो कौन से मिशन का पार्ट है? समुद्रयान मिशन का पार्ट है, बराबर ना। नाम से ही पता चलता है कि ये मत्स्य 6000 के अंदर क्या टारगेट है। समुद्र से नीचे ह्यूमंस को 6000 मीटर नीचे पहुंचाने का प्लान है इस मिशन के माध्यम से। गगनयान मिशन के अंदर में ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाना है और समुद्रयान मिशन के अंदर ह्यूमंस को समुद्र के नीचे 6000 मीटर तक पहुंचाना है। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर तक नीचे पहुंचाने के लिए एक व्हीकल डेवलप किया जा रहा है मत्स्य 6000। कौन से मिशन के अंडर में? समुद्रयान मिशन के अंडर में, बराबर। ओके, अभी ये जो समुद्रयान मिशन के अंडर में मत्स्य 6000 व्हीकल कौन डेवलप कर रहा है? तो इसरो डेवलप नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, इट इज डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। और ये संस्था समुद्रयान मिशन के अंडर में मत्स्य 6000 को डेवलप कर रही है, सिंपल, बराबर ना। ओके, और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये व्हीकल्स को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट विल लुक एट द chemosynthetic biodiversity in the hydrothermal vents and low temperature methane ships in the ocean। मतलब ओशन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन को डेवलप किया जा रहा है। इस मिशन के अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, इट इज डिजाइन विद द कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन द डीप सी फॉर 12 आवर्स। ये जो व्हीकल है मत्स्य 6000 वो डीप सी के अंदर 6000 मीटर नीचे कितने घंटे तक कंटिन्यूसली काम कर सकता है? 12 आवर्स तक। और in the case of emergency it can also operate up to 96 hours with all necessary measures for the human safety, बराबर ना। तो इमरजेंसी के केस में वो 96 आवर्स तक वो ऑपरेट हो सकता है और इसके अंदर सभी ऐसी चीज अवेलेबल है जिसके माध्यम से ह्यूमन को सेफ्टी मिले, सिंपल, बराबर ना। ओके, और अगर ये मिशन हम लॉन्च कर लेते हैं तो इंडिया टॉप 6 कंट्रीज के अंदर में आ जाएंगे। अभी तक 5 कंट्रीज के द्वारा समुद्र के नीचे 5000 मीटर से नीचे समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए मिशंस लॉन्च किए गए हैं। कौन से 5 कंट्री के द्वारा? तो यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना के द्वारा इंडिया छठी कंट्री बनेगी जिसने समुद्र के नीचे 5000 मीटर से ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, सिंपल, बराबर ना। ओके, ओके। अभी यहाँ पे
इसरो का रोल कहाँ पे है फ्रेंड्स, क्योंकि ये व्हीकल तो कौन बना रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी बना रहा है, लेकिन इसरो का रोल कहाँ पे है इस समुद्रयान मिशन के अंडर में। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इसरो की एक्सपर्टाइज है एडवांस मटेरियल बनाने के लिए। इसरो की एक्सपर्टाइज है इंजीनियरिंग के अंदर, तभी जाके बहुत सारे रॉकेट्स हम सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं अलग अलग मिशन के अंदर, स्पेस के अंदर, राइट ना। तो ये एडवांस मटेरियल के एक्सपर्टाइज और इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्टाइज है इसरो की, वो इस मत्स्य 6000 के अंडर में काम में ली गई है फ्रेंड्स, बराबर ना। क्योंकि यहाँ पे समुद्र के नीचे 6 किलोमीटर जाना है, 6000 मीटर जाना है। तो ये जो मत्स्य 6000 के लिए जो मटेरियल चाहिए इस व्हीकल को बनाने के लिए, वो भी बहुत एडवांस चाहिए, उसके अंदर भी बहुत सारी इंजीनियरिंग चाहिए। इसके लिए इसरो के साथ पार्टनरशिप की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, बराबर ना। और अगर मैं इस व्हीकल के अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया गया उसके बारे में बात करूँ, तो इस व्हीकल के अंदर 80 mm थिक टाइटेनियम अलॉय का यूज किया गया है। ये जो मटेरियल है इट विल बी एबल टू विथस्टैंड द प्रेशर 600 टाइम्स ग्रेटर देन दैट एट द सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर होगा, समुद्र की सपाटी के ऊपर जो प्रेशर होगा, उससे 600 गुना ज्यादा प्रेशर हैंडल करने का कैपेसिटी है इस मटेरियल का, जो कौन तैयार कर रहा है, इसरो तैयार कर रहा है, राइट। ओके, इट विल ऑल्सो फीचर द अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन एक्वाटिक पोजिशनिंग सिस्टम। इस व्हीकल के अंदर एक सिस्टम भी फिट की जाएगी, अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन एक्वाटिक पोजिशनिंग सिस्टम। अभी देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस व्हीकल की बात करूँ, ये व्हीकल एक फॉर एग्जांपल समुद्र के अंदर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वहां से 50 किलोमीटर दूर, फॉर एग्जांपल ये एक्सप्लोरेशन करना है समुद्रयान मिशन के अंडर में। तो इस व्हीकल को इंडिया की कोस्ट लाइन से 50 किलोमीटर दूर कैसे लाया जाएगा, तो एक शिप के द्वारा लाया जाएगा, बराबर। जहाँ पे रिसर्च करना है वो डेस्टिनेशन तक कैसे लाया जाएगा, शिप के द्वारा, जिसको इस व्हीकल की मदरशिप बोलेंगे। और जैसे ही इस व्हीकल को हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 6000 किलोमीटर नीचे लेके जाएंगे, तो इस व्हीकल की जो भी एक्टिविटी होगी इस मदरशिप को ट्रांसफर की जाएगी, बराबर ना। उसका जो डेटा होगा इस मदरशिप को ट्रांसफर किया जाएगा, कौन से सिस्टम के माध्यम से, अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन एक्वाटिक पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से। ये सिस्टम भी कौन डेवलप कर रहा है फ्रेंड्स, इसरो डेवलप कर रहा है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो ये समुद्रयान मिशन के अंडर में मत्स्य 6000 को डेवलप करने के लिए इसरो एक तो एडवांस मटेरियल बना रहा है और इंजीनियरिंग के अंदर हेल्प कर रहा है इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं समुद्रयान मिशन के बारे में बात करूं, जिस मिशन के अंडर में ये व्हीकल डेवलप किया जा रहा है, तो इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन टू एक्सप्लोर द डीप ओशन, ध्यान में रखना है। इट इज डिजाइन टू स्टडी द डीप ओशन रिसोर्सेज एंड कंडक्ट द बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट एज वेल, ध्यान में रखना है कि डीप ओशन रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर डीप ओशन मिशन विच सपोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है समुद्रयान मिशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है, जहाँ पे डीप ओशन के ऊपर फोकस किया गया है, उस मिशन का पार्ट है, सिंपल, बराबर ना। इस मिशन को कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस मिशन को हैंडल कर रही है, ध्यान में रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी भी इसी मिनिस्ट्री का पार्ट है, राइट। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक मदरशिप जो इस व्हीकल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाएगी और फिर इस व्हीकल को ओशन के अंडर 6000 मीटर तक लेके जाया जाएगा, तो ये मदरशिप को डेटा ट्रांसफर करने के लिए वो सिस्टम बनाया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि न्यूज़ क्या थी, कि इसरो मात्र गगनयान मिशन के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो समुद्रयान मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है, राइट। तो किस तरीके से काम कर रहा है, मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको समझ में आया होगा, कौन से व्हीकल के माध्यम से इस मिशन को हैंडल किया जा रहा है, वो भी आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक छोटी सी न्यूज़ है, एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है एक्चुअली, कि अभी रिसेंटली सर्जन वाइस एडमिरल सरीन इज अ फर्स्ट वुमेन टू हेड AFMS। सबसे पहले तो ये AFMS क्या है उसको समझना है, उसके बाद इन व्यक्ति के बारे में हम समझेंगे। तो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन on Tuesday became the first woman officer to assume the charge as the Director General of the Armed Forces Medical Services, बराबर ना। तो ये AFMS क्या है फ्रेंड्स, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म फोर्सेस के लिए भी
एक मेडिकल सर्विस के लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा किया गया है, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, बराबर ना? ओके, राइट। तो ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के जो डायरेक्टर जनरल है वो पहले वुमेन ऑफिसर बने हैं। कौन? सर्जन वाइस एडमिरल सरीन, आरती सरीन, बराबर ना? ओके। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द ओवरऑल मेडिकल पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू द आर्म फोर्सेस। तो अगर मैं ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस की बात करूं, बराबर, तो ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के जो डायरेक्टर जनरल है, जो रिसेंटली आरती सरीन जी बनी है, उनका काम क्या होगा? वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होके डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करने में, कौन से मैटर में? तो मेडिकल पॉलिसी रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस। अगर आर्म फोर्सेस के लिए कोई भी मेडिकल पॉलिसी के जो मैटर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जो कौन बनाई गई है? आरती सारिन जी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली वुमेन है जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज बनाई गई है। और ये जो आरती सारिन जी है ना, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है फ्रेंड्स। ये व्यक्ति ने तीनों तीन आर्म फोर्सेस के, हमारे जो तीनों तीन फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों चीन के अंडर में काम किया है, बराबर ना? द फ्लैग ऑफिसर हैज द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग इन द ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। उनका एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो उन्होंने लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक ये डेजिग्नेशन पे काम किया है इंडियन आर्मी के अंदर। फ्रॉम सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन वाइस एडमिरल तक काम किया है इंडियन नेवी के अंदर। और एयर मार्शल के तौर पे काम किया है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो तीनों तीन आर्म फोर्सेस का उनको अनुभव है। इसके लिए आर्म फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज के उनको हेड बनाई गई है, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। तो सिंपल अपॉइंटमेंट थी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। और कुछ समय पहले अनामिका राजीव, इनको नेवी की फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट बनाई गई है। देखो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल न्यूज़ है कि इंडियन नेवी की पहली महिला जो हेलीकॉप्टर चलाएगी, उनका नाम क्या है? अनामिका राजीव है, बराबर ना? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ड्यूरिंग द पासिंग आउट परेड व्हिच इज हेल्ड एट द नवल एयर स्टेशन आईएनएस रंजली, बराबर ना? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी की पहली महिला जिसको हेलीकॉप्टर पायलट बनाया गया है, अनामिका राजीव, ध्यान में रखना है। ओके। और फर्स्ट वुमेन टू हेड आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस कौन है? तो आरती सारिन जी, जो सर्जन वाइस एडमिरल थी इंडियन नेवी के अंदर। तीनों तीन फोर्सेस के अंदर उन्होंने काम किया है, ध्यान में रखना है। ओके। अगर मैं आर्म फोर्सेस के अंदर वुमेन के अपॉइंटमेंट की स्टेटस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो कुछ बैकग्राउंड डेटा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको समझ लेना है। तो इंडियन एयरफोर्स, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, तो इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड इंडक्टिंग द वुमेन फाइटर पायलट्स इन 2016। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वुमेन फाइटर पायलट्स को ओपन करने का कब शुरू किया? 2016 के अंदर। और अभी मिग 21, सुकोई 30, MK1 और राफेल जैसे फाइटर प्लेन्स वुमेन फाइटर पायलट्स हैंडल कर रहे थे, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। वुमेन ऑफिसर्स हैव स्टार्टेड टेकिंग कमांड ऑफ द वेरियस आर्मी यूनिट्स इन द आर्म्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंजीनियर्स, सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कोर्प्स, आर्मी सर्विस कोर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के तौर पे भी वुमेन ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। एयरफोर्स के अंदर ये तीन फाइटर प्लेन चला रहे हैं। आर्मी के अंदर ये अलग अलग सेक्टर के अंदर वुमेन्स काम कर रही है। ओके। और अगर मैं करंट स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ, टोटल 10,493 वुमेन ऑफिसर्स हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर रही है। और इंडियन आर्मी बीइंग द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री सर्विस, सबसे ज्यादा वुमेन ऑफिसर्स कहाँ पे काम कर रही है? इंडियन आर्मी के अंदर, कंपेयर टू एयरफोर्स और नेवी के कंपेरिजन में, बराबर ना? ओके, राइट। और अगर मैं बात करूँ 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा डिप्लॉय किया गया एक वुमेन ऑफिसर को, कैप्टन शिवा चौहान। ये शिवा चौहान को कहाँ पे डिप्लॉय किया गया? सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। पहली बार इंडियन आर्मी के द्वारा एक वुमेन ऑफिसर जिसका नाम था कैप्टन शिवा चौहान, जिनको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपॉइंट किया गया, एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति नहीं जा सकता फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। ऐसे लोकेशन के ऊपर एक वुमेन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, बहुत ही बहादुरी वाला काम है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। और इंडियन नेवी की बात करूँ, इंडियन नेवी हैज आल्सो स्टार्टेड इंडक्टिंग द वुमेन ऑफिसर्स ऑन द फ्रंट लाइन शिप्स, अर्लियर अ नो गोन जोन फॉर द वुमेन ऑफिसर्स। तो जो जहाँ पे इंडियन नेवी पहले वुमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं करती थी, वहाँ पे उस फ्रंट लाइन शिप के अंदर भी अभी वुमेन ऑफिसर को अपॉइंट करना शुरू किया है, बराबर ना? तो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। ओके। तो न्यूज़ बड़ी सिंपल थी फ्रेंड्स कि
आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस की पहली वुमेन हेड कौन बनी है, उसके अलावा इंडियन नेवी की पहली वुमेन चॉपर पायलट कौन बना है, और वुमेन का स्टेटस आर्म फोर्सेस के अंदर हमने कैसे वो धीरे धीरे इवोल्व हो रहा है इसके बारे में बात किया। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आई थिंक आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।